हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर फिर से हम आपके लेकर आ गया छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक के लिए सामान्य ज्ञान का टेस्ट सीरीज का वीडियो नंबर 5। अभी तक आपने इससे पहले के चारों वीडियोस का नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जाके जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। और सारे टॉपिक्स को ही मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ। जो आपसे सामान्य ज्ञान वाले 15 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वही सिलेबस से मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, सामान्य ज्ञान से 3, 11। और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में ये 12 से लेकर 15 तक के जो प्रश्न होंगे वो RT एक्ट 2009 है उसके ऊपर प्रश्न है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हमारे चैनल में सामान्य ज्ञान के टेस्ट के साथ साथ मैथ्स का, इंग्लिश का, सारे टॉपिक्स का, कंप्यूटर का वीडियोस हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं अगर आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, टॉपिक वाइज आप जाके देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शर्त यह है कि आप भी वीडियो को पॉज करिएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा और चेक करेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है, और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपका 15 में से कितने सही हो रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न जो है संविधान के है, क्योंकि संविधान से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको यूसीसी भी कहते हैं, का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये आए दिन करंट अफेयर्स में बना रहता है, क्योंकि एक ऐसा ही हॉट टॉपिक्स है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना। प्रश्न है, मतलब विकल्प है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44 या फिर अनुच्छेद 42। कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यूसीसी अर्थात समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया? बताइए। वीडियो को पॉज करें और उत्तर देने की कोशिश करें, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 44, ठीक है। समान सिविल संहिता है, समान लिखा हुआ है तो देखिए इसमें समान कौन है? 4 तो जब भी आपको ऑप्शन मिलेगा तो 44 जहां भी मिलेगा एक समान है दोनों, तो आप क्लिक कर जाएगा और आंसर टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत वर्णन है कि एक समान सिविल संहिता, भारत में जितने लोग भी रहने वाले हैं उन सब के लिए एक ही साथ, उनमें एक यूनिफॉर्मिटी हो, एक समान सिविल, मतलब एक समान उनके अंदर उनके लिए कानून लागू हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी है। अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है। एक्चुअली में ये सभी के सभी चारों अनुच्छेद जो है ना, वो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कह लीजिए या तत्व कह लीजिए, उसी से संबंधित है। हम सभी को पता है कि हमारे जो संविधान है उसका भाग 4 में आर्टिकल या फिर अनुच्छेद 56 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को रखा गया है। तो ये सभी वहीं से ये सारे विकल्प को मैंने लिया है। और अनुच्छेद 44 भी है, ये भी एक समान सिविल संहिता जो है, ये भी अभी नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत ही आता है। तो अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन से संबंध रखता है। अनुच्छेद 41 जो है ना, कुछ दशाओं में काम और शिक्षा से संबंधित होता है, ठीक है। पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं, आप जहां से भी पढ़ते हो पढ़ लीजिएगा। कुछ दशाओं में, यहाँ पे दशा शब्द भी जरूर याद रखिएगा। कुछ दशाओं में काम या फिर शिक्षा, ये सारा चीजों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, ठीक है। जैसे काम वगैरह की बात करते हैं, जैसे हमारा वो हो गया रोजगार, ग्रामीण रोजगार योजना जो होता है, ठीक है, तो वो हो गया। या फिर शिक्षा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, ये सारी चीज़ों का अनुच्छेद 41 के अंतर्गत रखा है, ठीक है। 44 तो हमने देख लिया। अनुच्छेद 42 जो है ये आपको दिया गया। अच्छा, एक चीज, अनुच्छेद 41 जो है ना, ये एक्चुअली पूरा इसका अगर देखोगे तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, अन्नपूर्णा योजना हो गया, ये सब अनुच्छेद 41 के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। पेंशन वाले जितने भी स्कीम आते हैं वो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 42 में देखेंगे तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का, ठीक है, इसमें सहायता करने का बात करता है। जैसे प्रसूति सहायता जो होता है, ठीक है, प्रसूति सहायता संबंध जो है किससे है? ये अनुच्छेद 42 से है, ठीक है। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ये सारा चीज जो है अनुच्छेद 42 के अंतर्गत है। तो ये जो
टॉपिक है नीति निर्देशक सिद्धांत, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आए दिन एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को एक बार आप फटाफट रिवाइज करके एग्जाम में ही जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होता है? ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या फिर कानून मंत्री, किसके पास जो है कार्यपालिका की शक्ति होती है? ठीक है, तो इसके लिए आप आर्टिकल याद रखिएगा, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 53 है, 53 है, वो कार्यपालिका की शक्ति की बात करता है और कहता है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए, लेकिन बात अगर पूछेगा कि वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है, ठीक है, अगर वास्तविक शब्द को यहाँ पे अगर इंक्लूड कर दिया जाएगा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित किसमें है, तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, देखिए, भारत में संसदीय व्यवस्था है, हम सबको पता है भारत के अंदर क्या है, संसदीय व्यवस्था है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्री परिषद जो होता है ना, ठीक है, जो भी जितने भी मंत्रियों का, और मंत्री परिषद का जो मुख्य होता है प्रधानमंत्री होता है, तो ये मंत्री परिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और ये सब संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है। इसीलिए जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का कार्यपालिका होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, नाम मात्र का कार्यपालिका होता है, लेकिन प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्री परिषद होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्री परिषद होता है वो वास्तविक कार्यपालिका होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है आपसे लिए कि संसदीय व्यवस्था जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, आपको देश का नाम बताना है, किस देश के संविधान से संसदीय व्यवस्था को भारत में भी अपनाया गया है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न, तो 2 प्रश्न संविधान का हो गया। अब हम हिस्ट्री का, इतिहास के 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। तीसरा प्रश्न है सांप्रदायिक पंचायत, जिसको कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, इसको कब लाया गया था? 4 मार्च 1931, 8 अगस्त 1940 या फिर 26 अगस्त 1932, या चौथा विकल्प है 24 मार्च 1940। कब लाया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत को लाया गया था। ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत, जिसको कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, इसको लाया गया था। ये किसके द्वारा? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो मैकडोनाल्ड थे, ठीक है, मैकडोनाल्ड, उन्हीं के द्वारा इसको लाया गया था, ताकि जितने भी समुदाय के होते हैं, संप्रदाय के हैं, उनको एक सेपरेट या फिर पृथक प्रतिनिधित्व दिया जा सके, इसलिए इसको लाया गया था। 4 मार्च 1931 तो आप सभी को पता है कि गांधी इरविन समझौता, ठीक है, गांधी इरविन समझौता, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 8 अगस्त 1940 को क्या हुआ था? अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव, जो वायसराय लिनलिथगो थे, उनके द्वारा इसको लाया गया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाम, वायसराय लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को लाया गया था। 24 मार्च 1940 का जो दिन है, इस दिन लाहौर में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हो रहा था। ठीक है, और इसी अधिवेशन में पृथक पाकिस्तान की मांग किया गया था। ठीक है, पाकिस्तान की मांग को रखा गया था 24 मार्च 1940 को। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए चौथा प्रश्न एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे पहले से भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न है कि दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लगाया गया था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, एलन बरो या फिर लॉर्ड कैनिंग? किसके समय में इसको दास प्रथा पर प्रतिबंध पूर्ण रूप से लगाया गया था, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलन बरो के समय। अगर ईयर याद रखना है तो याद रखिएगा, एलन बरो के समय 1843 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, कब? 1843 के अंतर्गत। लॉर्ड वेलेजली के समय क्या किया गया था? शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। शिशु हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, ये 1798 से लेके 1805 के बीच में। ठीक है, इसी के बीच का अगर कोई ईयर आएगा तो उसको आप टिक कर दीजिएगा, क्योंकि यही कार्यकाल था लॉर्ड वेलेजली का। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा पर बैन किया गया था।
ठीक है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था कब? 1829 में। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है सती प्रथा पर बैन किया था। लॉर्ड कैनिंग के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। कब? 1856 के समय, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग ही भारत के पहले वायसराय थे, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, तो 4 प्रश्न हो गया। अब आगे के जो 2 प्रश्न होगा आपको भूगोल का मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें कि कौन सा असत्य है। लेफ्ट में आपको परियोजना दिया है, राइट साइड में कौन से नदी के ऊपर है, आपको पता करना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी, सही है। फरक्का परियोजना भगीरथी नदी, बिल्कुल सही है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर परियोजना सतलज नदी के ऊपर नहीं है, ये असुमेलित है, क्योंकि नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये कृष्णा नदी के ऊपर है, याद रखिएगा। और कहाँ है? तो इसके लिए याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश, अगर लाभान्वित राज्य पूछ लेगा तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना याद रखिएगा, ठीक है, याद रखना है आपको। सतलज नदी पे तो हम सबको पता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये सतलज नदी के ऊपर है। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन कौन से राज्यों के अंदर ये देखने को मिलेगा? तो आप जानते हैं ये आपको मिलेगा पंजाब में, साथ ही साथ मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, ठीक है। तो ये सब कहाँ? भाखड़ा नांगल, इन चारों राज्यों से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी कहाँ है? तो केरल में देखने को मिलेगा ये। फरक्का परियोजना भागीरथी नदी के ऊपर है, जो कि आपको पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। उकाई परियोजना ताप्ती नदी के ऊपर है, जो कि गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो परियोजनाओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, बताइएगा सब लोग, कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या होगा कि पोचमपाद परियोजना जो है किस नदी के ऊपर और कौन से राज्य के अंदर स्थित है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, 6वां प्रश्न देखते हैं, जो कि भूगोल का ही है। प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान IARI की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था? जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अर्थव्यवस्था से, भूगोल से, साथ ही साथ हिस्ट्री से भी कई बार इसको समझ सकते हैं, पूछा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक? क्या है इसका सही आंसर, बताना। इसका जो स्थापना हुआ था, ईरी भी इसको शॉर्ट में कहते हैं, इसका स्थापना सन 1905 के अंदर हुआ था। और 1905 के समय किसका कार्यकाल था? तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1905 में कहाँ हुआ था? तो पूसा एक जगह है बिहार में, वहीं पर सबसे पहले इसका स्थापना किया गया था भारतीय कृषि अनुसंधान का। लेकिन बात है 1936 की, 1936 में इसको ट्रांसफर करके नई दिल्ली के अंतर्गत इसको स्थापित कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो अभी संस्थान है भारतीय कृषि संस्थान, वो अभी कहाँ आपको नई दिल्ली के अंतर्गत मिलेगा। इसको आज भी पूसा संस्थान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या? पूसा संस्थान में, क्योंकि शुरुआती में इसको पूसा बिहार के अंतर्गत स्थापित किया गया था। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्या कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको शॉर्ट में ICAR कहते हैं, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR, ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? ठीक है, तो इसका स्थापना जो हुआ था, याद रखिएगा, 23 मई 1929 को हुआ था, ठीक है, 23 मई 1929 को। इसका हेड क्वार्टर भी है, ये भी नई दिल्ली के अंदर ही है, ठीक है। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे हम 7वां प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि आपको अर्थशास्त्र का 2 प्रश्न अब यहाँ से 7वां 8वां मिलेगा। 7वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसको डायरेक्ट अगर ऐसे समझ में नहीं आता होगा तो नाबार्ड का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, नाबार्ड। अब प्रश्न है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1976, 13 अप्रैल 1984, 12 जुलाई 1982 या फिर 18 अगस्त 1992? कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना
किया गया था। ठीक है, ये डेट को जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार से एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड कहते हैं, ये देश में कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध करने का काम करता है। ठीक है, इसका स्थापना अगर कौन से समिति के सिफारिश पे किया गया था पूछता है ना, तो वो भी याद रखिएगा, शिवरामन समिति। ठीक है, शिवरामन समिति या फिर कमेटी, जो भी कह लीजिए, इसी के संतुष्टि पर किया गया था। ठीक है, एक चीज और पूछा जाता है कि कौन से पंचवर्षीय योजना में, तो 6वीं पंचवर्षीय योजना जो था ना, उसी के समय इस नाबार्ड का स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न भी अर्थव्यवस्था का ही है कि भारत का नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये वीडियो जब मैं बना रहा हूं, जो कि 14 मार्च 2024 को है। ठीक है, अगर भविष्य में कभी देखते हैं तो उस समय हो सकता है कि इसमें और अपडेटेड डाटा हो, तो उस समय आपको अपडेट कर लेना है। ठीक है, तो इस डेट को मैं बना रहा हूँ, इस समय की मैं बात कर रहा हूँ कि भारत में नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है। तो देखिए, महारत्न कंपनी जो है भारत में अभी 13 है। ठीक है, भारत में वर्तमान में 13 महारत्न कंपनी है। तो नवीनतम पूछ रहा हूँ, मतलब 13वां आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन सा है, बताइए। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, एनटीपीसी जिसको कहते हैं, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जिसको हम ओएनजीसी कहते हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड जिसको हम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड आरईसी भी कहते हैं, और चौथा है ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है सबसे लेटेस्ट वाला है, आपसे वो पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो OIL है, ये भारत का 13वां महारत्न कंपनी है, जिसको 2024 के अंतर्गत, ठीक है, 2024 में इसको महारत्न कंपनी की दर्जा दी गई थी। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करोगे तो इसका स्थापना 1959 में हुआ था। ठीक है, लेकिन महारत्न कंपनी कब इसको दर्जा दिया गया, 2024 के अंतर्गत। एनटीपीसी जो है ना, इसका स्थापना 1975 में हुआ था। ठीक है, एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुआ था। ठीक है, ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुआ था, और जो REL रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड जो है REC, इसका स्थापना जो है 1969 के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो 13वां कौन सा है, ऑयल इंडिया। ये 12वें नंबर का अगर पूछेगा ना, तो 12वें नंबर का था ये RECL। ठीक है, याद रखिएगा। आप कोई कमेंट करके बताइए कि एनटीपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है और ओएनजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, हेडक्वार्टर किसका किसका, एनटीपीसी का कहाँ है और ओएनजीसी का कहाँ है, ये दोनों का हेडक्वार्टर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, तो 8 प्रश्न हमने देख लिया। अब हम आगे देखेंगे साइंस के 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला 9वें नंबर का प्रश्न जो कि फिजिक्स का है कि प्रेशर कुकर में खाना किस स्थान पर जल्दी पक जाएगा, घरों में, पहाड़ों पर, घर और पहाड़ दोनों जगह पर समान समय लगेगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है कि किस स्थान पर खाना जल्दी पकेगा प्रेशर कुकर के अंतर्गत। देखिए, प्रेशर कुकर जो होता है वो, उसमें जो फिनोमेना होता है वो दाब प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और प्रेशर जो होता है और जो क्वथनांक होता है, ये दोनों में एक भयंकर बढ़िया रिलेशन है। ठीक है, प्रेशर और क्वथनांक जिसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, BP बॉइलिंग पॉइंट। प्रेशर यानी कि दाब और बॉइलिंग पॉइंट में एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिलेशन, कि अगर प्रेशर अधिक होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगा, कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे जो हमारा पृथ्वी का जो धरातल है, इस पर प्रेशर जो है मैक्सिमम होता है। ठीक है, प्रेशर यहाँ पे अधिक होता है। जैसे जैसे यहाँ से आप ऊंचाई पर जाएंगे तो प्रेशर क्या होता है, डाउन होते चला जाता है। ठीक है, तो धरती के ऊपर प्रेशर जो है अधिक होता है। प्रेशर अधिक होता है तो जो पानी होता है कुकर के अंदर, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी अच्छा खासा बना रहता है, जिसकी वजह से जो उसके प्रेशर कुकर के अंदर रखा सामान बहुत जल्दी पक जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप पहाड़ों पे जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, तो प्रेशर जो होता है, वायु दाब जो है वो कम हो जाता है, जिससे वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, जिससे खाना जल्दी बॉयल होता नहीं और पकता ही नहीं। मतलब कहने का कि घरों में जल्दी खाना पक जाएगा, पहाड़ों में टाइम लगेगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 10वां प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि केमिस्ट्री का होगा। 10वां प्रश्न है कि गन मेटल, ठीक है, किन किन धातुओं का एक मिश्र धातु है, आपको बताना है। ठीक है, गन मेटल जो है किन किन धातुओं का मिश्र धातु है, आपको बताना है। कॉपर और जिंक का, कॉपर और टीन का, कॉपर जिंक और निकल का, या फिर कॉपर जिंक और टीन का, किसका किसका मिश्र धातु होता है गन मेटल। ठीक,
इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कॉपर, जिंक और टिन का। कॉपर, जिंक और टिन का जो मिश्र धातु होता है वो गन मेटल होता है, जिसमें कॉपर की अगर बात किया जाए तो कॉपर 90%, जिंक 2% और टिन 8% होता है। इस रेशियो में मिला के कॉपर, जिंक और टिन को गन मेटल बनाया जाता है। कॉपर और जिंक के मिश्रण से पीतल बनता है, ठीक है, क्या बनता है? पीतल, जिसको हम इंग्लिश में ब्रास भी कहते हैं। इसमें अगर जाकर देखा जाए पीतल के अंतर्गत तो कॉपर और जिंक में कॉपर जो होता है 70%, जिंक 30% की मात्रा में होता है, ठीक है। कॉपर और टिन का जो मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर जो बी है, उससे कांसा बनता है, ठीक है, कांसा, जिसको इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं। इस ब्रॉन्ज के अंदर जो कॉपर होता है वो आपको 90% मिलेगा और जो टिन होता है वो आपको 10% देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो तीसरा वाला विकल्प है कॉपर, जिंक और निकल, ये जर्मन सिल्वर का है, ठीक है, जर्मन सिल्वर। एक बार ऐसा भी पूछा गया था कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सिल्वर नहीं पाया जाता, तो जर्मन सिल्वर एक ऐसा मिश्र धातु है जिसमें सिल्वर पाया ही नहीं जाता। इसमें कॉपर, जिंक और निकल होता है। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो कॉपर इसमें 60%, जिंक इसमें 20% और निकल भी 20% होता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो टॉपिक है मिश्र धातु वाला, एलॉय वाला टॉपिक, यहाँ से आपसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना होती है, तो आप इसको भी एक बार जरूर रिवीजन करके जाएं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ लेता हूँ कि जो सोल्डर होता है, सोल्डर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में टांका कहते हैं, ये किन धातुओं का मिश्र धातु होता है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 11वां प्रश्न आपके लिए बायोलॉजी का प्रश्न आ गया कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपस, फीमर, टेंडन या फिर लिगामेंट? कौन सा जो होता है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फीमर, बिल्कुल राइट आंसर है। फीमर जो है मानव शरीर के जांघ में पाई जाने वाली एक हड्डी है जो कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। स्टेपस जो है ये कान के अंदर पाया जाता है जो कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहलाती है, स्टेपस, ठीक है। टेंडन तो आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे कि ये मांसपेशी और अस्थि को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। जो मांसपेशी होता है ना प्लस अस्थि, इन दोनों का जो जोड़ होता है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो टेंडन करता है। लिगामेंट जो है ये अस्थियों को अस्थि से जोड़ता है, ठीक है, अस्थि को या फिर अस्थि से अस्थि के जो जोड़ होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? लिगामेंट कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से कई बार पूछे जाते हैं और प्रश्न बनते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो ये हमने 11 प्रश्न देख लिए जो कि सामान्य ज्ञान के ऊपर था। अब आगे के जो 4 प्रश्न होगा जो कि मैं बनाया हूँ, वो कहाँ से बनाया हूँ? तो जो राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट है, शिक्षा का अधिकार, उससे मैंने 4 प्रश्नों को यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो आगे के चारों प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से जरूर देखिएगा। प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष या फिर 5 से 10 वर्ष, किस उम्र के बच्चों के लिए इस शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार प्रदान करता है? देखिए, पहली बात तो ये शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन ये एक्ट है, ये कब का है? तो 2009 का है, ठीक है, 2009 का एक्ट है। अगर पूछेगा कि संसद द्वारा पारित कब किया गया था, तो संसद द्वारा इसको 26 अगस्त, ठीक है, 26 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि लागू कब किया गया था, इस डेट को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, ठीक है ना। राइट टू एजुकेशन एक्ट या फिर शिक्षा का अधिकार का जो अधिनियम है वो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। और ये जो अधिनियम है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके शिक्षा के मौलिक अधिकार, उनको शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। जो संविधान का जो आर्टिकल 21A है, इसके तहत इस अधिनियम को लागू किया गया था, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के मौलिक अधिकार, शिक्षा के मौलिक अधिकार की बात करता है। इस आर्टिकल को भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। चलिए 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है कि आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल क्रमशः बच्चों के घर से कितनी दूरी पर होना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आरटीई एक्ट 2009 है,
ठीक है। उसके तहत यह घोषित किया गया है, यह डिसाइड किया गया है कि जो प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे हैं उनका जो स्कूल होना चाहिए उनका घर से 1 किलोमीटर के अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है, 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए प्राथमिक स्कूल, ठीक है। और उच्च प्राथमिक स्कूल जो होता है, उच्च प्राथमिक स्कूल जो है वो बच्चों के घरों से कितने किलोमीटर के, तो 3 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1 और 3 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 14वां प्रश्न, 14 नंबर का प्रश्न है कि आरटी अधिनियम 2009 के किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक स्कूल के लिए एसएमसी निर्माण किया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। एसएमसी आप जानते होंगे शायद, ये होता है स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, ठीक है। स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी कहते हैं। एसएमसी क्या होता है एक्चुअली में, पूरा स्कूल का मैनेजमेंट का काम देखता है, जिसमें जो बच्चों के जो गार्जियन होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, उनका भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। तो कौन सा धारा, जो आरटीई का कौन से धारा के अंतर्गत एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के निर्माण की बात करता है, धारा 19, 21, 22 या फिर 20? क्या इसका सही आंसर होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, धारा 21 के अंतर्गत एसएमसी निर्माण की बात की गई है। धारा 19 जो है इसमें विद्यालय के लिए मानदंड की बात किया गया है, विद्यालय के लिए मानदंड वगैरह जो भी डिसाइड करना है इसके अंतर्गत किया जाता है। धारा 22 जो है ये विद्यालय विकास की योजना की बात करता है, विद्यालय विकास योजना, ठीक है। धारा 20 जो है, धारा 20 आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर आपने इसको पढ़ा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि धारा 20 जो है क्या बताता है, अदरवाइज मैं इसको कमेंट करके बता दूंगा। कोई पूछेगा कि धारा 20 क्या है तो मैं इसका कमेंट करूंगा। एक चीज आपसे पूछा जाता है, क्या धारा 18 किससे संबंधित है? तो देखिए धारा 18 इस धारा को इसलिए याद रखना है आपको क्योंकि धारा 18 यह कहता है कि कोई सा भी विद्यालय, जैसे कोई भी अगर कोई विद्यालय खोलता है तो बिना मान्यता प्रमाण पत्र, ठीक है, जब तक उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जब तक उसको मान्यता नहीं मिलेगा तब तक वो विद्यालय नहीं खोल सकता। ये धारा 18 के अंतर्गत बात की जाती है, इस अधिनियम की धारा 18। चलिए आगे हम देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां और आखिरी प्रश्न है आप सभी के लिए कि आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 5 तक विद्यालय में 62 छात्रों को कितने शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे? ठीक है, 1, 2, 3 या फिर 4, बताइए क्या इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जो आरटी अधिनियम जो 2009 है इसके अंतर्गत कहा गया है कि अगर छात्र और शिक्षक का अगर रेशियो देखा जाए तो 30:1 का होना चाहिए, मतलब प्रति 30 छात्र पर 1 शिक्षक होना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो अगर 30 पर 1 हो गया तो 60 पर कितने हो जाएंगे? 2 शिक्षक, और 60 से अधिक हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। और हमारे पास 62 छात्रों के लिए पूछा गया है जो कि 60 से अधिक वाला हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो 30 होने पर 1 हो जाएगा, अगर 31 से लेके 60 हो गए बच्चे तो 2 हो गया, फिर 61 से लेके अगर 90 हो गया तो 3 हो गया, 91 से लेके अगर 120 हो गया तो 4 हो गया, इस तरह से बढ़ते चले जाता है। तो 30 और 1 का रेशियो है, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने सामान्य ज्ञान या फिर जनरल नॉलेज का, जो कि छात्रावास अधीक्षक का टेस्ट सीरीज के अंतर्गत है, 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहाँ पे हमने एनालिसिस किया, आपका टेस्ट लिया। कमेंट करके बताइएगा कि 15 में से आपका कितना सही होता है, ठीक है। इसके पहले की वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। चैनल में नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी टेस्ट भी हमारे चैनल में आते रहेंगे, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर सबका, तो उस टेस्ट को भी आप जरूर देखिएगा, जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।